तो मैं ये करता ये था कि मैं एक बुक डायरी लेता था, पूरा एक महीने का शेड्यूल बना देता था। देखिए, कोई भी रेलवे कर्मचारी रेलवे में कैसे आता है, तीन तरीके होता है। पूछते हैं लोग कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, कौन से स्टेशन में काम करते हो। ऑफलाइन कोचिंग चाहिए अच्छा है कि ऑनलाइन। विश यू ए हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है, इसलिए आज का वीडियो भी बहुत खास रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। जी, मैं बिलोंग करता हूं सूरत से। मेरा जन्म सूरत में हुआ और मेरा जो परवरिश है थ्रू आउट सूरत में ही रहा। मेरे स्कूल, कॉलेज, एजुकेशंस और भाई बंधु सब मेरे सूरत में ही है। और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। और मेरे पिताजी भी खुद रेलवे में थे, इसलिए मैं थ्रू आउट टीनेज है वो मैंने रेलवे क्वार्टर्स में बिताया 1 BHK में। और मेरा रेलवे से मतलब पुराना नाता है। मैं इनफैक्ट समर वैकेशन में भी रेलवे यार्ड में खेलता था। अपने पिताजी को टिफ़िन देने जाना था तो मैं अपने स्टेशन में जो काम करते थे, मेरे पिताजी एक्चुअली SNT डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो उनको टिफ़िन देने जाना, तो मेरा बचपन से मेरा रेलवे में जुड़ा रहा है। और इसके बाद पूछते हैं लोग कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, कौन से स्टेशन में काम करते हो आप। जी, मेरी पोस्टिंग दादर स्टेशन में है। सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न दादर स्टेशन में मैं काम करता हूँ। और एक दादर भी है जो वेस्टर्न रेलवे का मुंबई डिवीज़न है, वो अलग है। और ये दादर जहाँ पे मैं काम करता हूँ ये अलग है। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि सर आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर हमें आपसे बात करनी है। जी, मोबाइल नंबर आपको क्या लगता है, मुझे नंबर देना चाहिए कमेंट्स में कि मेरा पर्सनल नंबर ये है, आप कॉल कीजिए। देखिए, अगर आपको बात करनी है, मैंने ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम के लिंक एंड टेलीग्राम का लिंक दे के रखा है अबाउट सेक्शन में मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी मुझे डेली कई सारे मैसेज आते हैं उनके जो डाउट्स रहते हैं जो भी कैंडिडेट्स के, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ उनका आंसर करने के लिए। और मुझे जब कोई चीज़ मालूम नहीं रहती है तो मैं अपने सीनियर से जूनियर से पूछ के मैं बताता हूँ। जो अगला जो सबसे मेन सवाल है कि मैं स्टेशन मास्टर कैसे बना। देखिए, कोई भी रेलवे कर्मचारी रेलवे में कैसे आता है, तीन तरीके होता है। इधर वो RRB या फिर जो भी डायरेक्ट एग्ज़ाम रहती है उससे आता है। दूसरा वो आता है कंपैशनेट ग्राउंड से, उनके माता या पिता रेलवे में काम करते हैं और सर्विस के दौरान उनका अगर देहांत हो जाता है तो उनके बच्चे या उनके फैमिली मेम्बर जो भी स्पाउस है उनको नौकरी मिलती है, तो इस तरीके से कंपैशनेट ग्राउंड से आते हैं। तीसरा जो है वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय रहता है। पहले मैं डिपार्टमेंटल तरीके से आया हूँ, इससे पहले मैं TNC था। तो मेरी ज्वाइनिंग 2015 की है और 2015 में मैं TNC में आया हूँ। और TNC के 2 साल काम करने के बाद जब डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकला स्टेशन मास्टर के लिए, तो मैं वो एग्ज़ाम पास करके 2018 में मैंने ज्वाइनिंग किया एज ए स्टेशन मास्टर। तो 2018 से मैं 2023 चल रहा है, तो 2023 तक मैं अभी दादर स्टेशन में एज ए स्टेशन मास्टर कार्यरत हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं TNC में कैसे आया था। 2012 में मैं ग्रेजुएट हुआ, बीकॉम ग्रेजुएशन में किया मैंने। उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब में लग गया। तो प्राइवेट जॉब मेरा ऐसा था कि जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रहती है वहाँ पे दूल्हा दुल्हन की एंट्री करानी रहती, वो मैं उसमें काम करता था। और इसके अलावा भी मैंने मुख्तलिफ अलग अलग काम कर रहा था मैं प्राइवेट में, और साथ ही साथ मैं इसकी भी तैयारी कर रहा था। लेकिन वो बहुत मुश्किल हो रहा था, काम भी करो तैयारी करो, मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम कर, जॉब छोड़ दे, घर में बैठ जा, पूरा का पूरा डेडिकेशन तू भाई पढ़ाई में कर। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने 2012 के एंडिंग में ऑलमोस्ट दिसंबर में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ऑफलाइन कोचिंग चाहिए अच्छा है कि ऑनलाइन। मैं तो भाई सबको ये बोलता हूँ कि ऑफलाइन का जो मज़ा है और जो उसमें जो सीखने मिलता है वो ऑनलाइन में आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। नो डाउट आप ऑनलाइन भी कीजिए, उससे भी काफ़ी अच्छे से टीचर्स है, उसमें भी काफ़ी सीखने मिलता है। लेकिन ऑफलाइन का एक जो बात बताऊँ, जो सबसे बेहतरीन उसकी बात है कि आप तो टीचर से तो सीखते हो ही, लेकिन जो साथ ही साथ जो आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं, जो साथी आपके जो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं आपके साथ, उनसे भी बहुत सीखने मिलता है। आप जब भी कोचिंग जाओगे या देखोगे तो उसमें ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो ऑलरेडी बहुत मतलब एग्ज़ाम पास कर रखे हैं, खाली उनका ज्वाइनिंग ही बाकी है, फिर भी वो लगे हैं। तो उनको देख के लगता है यार ये तो नेक्स्ट लेवल में, हमारा कैसे होगा। तो लेकिन फिर उसके बाद ऐसे स्टूडेंट होंगे जो खाली 1-2 मार्क्स से रह जा रहा है, खाली वो भी मतलब उस लेवल तक पहुंचने की तैयारी में है, वो भी कहीं ना कहीं भी हो ही जाएगा उनका फिर। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट रहेंगे जो सालों साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका हो ही नहीं रहा है। तो इन सब से हमें सीखने मिलता है कि ऑफलाइन कोचिंग में ये सब जो स्टूडेंट्स हैं ये कैसे तैयारी कर रहे हैं, इनका क्या स्ट्रैटेजी है, ये किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है अपने साथी स्टूडेंट से भी। तो ऑफलाइन कोचिंग का ये फ़ायदा है। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग 2013 में ज्वाइन किया, 2012 के एंडिंग में, मतलब दिसंबर में, ऑलमोस्ट 2013 हो गया था।
उसके बाद 2013 में मैंने फिर करीब फिर जब पढ़ाई स्टार्ट किया मैंने, उसके दौरान मैंने ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम पास की। मेरा इनफैक्ट पंजाब में मैंने कहीं पे मैंने दौड़ का हिस्सा भी लिया था और मुरादाबाद डिवीज़न में मेरा हो गया था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट में मेरा प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन इसलिए मेरा हुआ नहीं फिर वहाँ पे, फिर हॉल्ट पे रख दिया गया। इसके बाद मैंने कई एग्ज़ाम दिए एसएससी के भी, और किसी में फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ, किसी में नहीं हुआ। फिर मुंबई डिवीज़न से भी ग्रुप डी का फिर दौड़ा मैं, उसमें भी मेरा क्लियर हो गया एग्ज़ाम के साथ, लेकिन फिर उसका फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर इसी दौरान मेरा फिर टीएनसी का जो मैंने फॉर्म भरा था, टीएनसी कमर्शियल क्लर्क और टीसी, ये तभी कमर्शियल क्लर्क और टीसी तभी अलग अलग होते थे। तो इनका जब मैंने जो इससे पहले फॉर्म भरा था मैंने, तो इसका जब कॉल लेटर आया तो मैंने टीएनसी में जाना चूज़ किया, क्योंकि मेरे को लग रहा था यार सब लोग टीसी और सीसी में बहुत क्रेज़ था कि सबको इसमें जाना है करके। तो मैंने सोचा यार थोड़ा मुझे तो क्या नौकरी लेने से मतलब है, तो इससे अच्छा मैं टीएनसी में चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने टीएनसी का एग्ज़ाम दिया और फिर 2013 में पहला एग्ज़ाम हुआ मेरा, उसमें पास हो गया। 2014 में मेरा सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम हुआ, फिर उसमें भी पास हो गया। फिर 2015 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई, 14/7/2015 मेरा ज्वाइनिंग डेट है। तो इस तरह मैं टीएनसी में आया। फिर टीएनसी आने के बाद फिर स्टेशन मास्टर का दो साल बाद मैंने फॉर्म डिपार्टमेंटल कोटा निकला। तो डिपार्टमेंटल भी 3 तरह के होते हैं, ठीक, तो एलडीसी होता है, जीडीसी होता है, उसके बाद पूल्ड कोटा होता है जी। एलडीसी और जीडीसी में मतलब ऐसा होता है कि जो भी आरआरबी से डायरेक्ट भर्ती होती है उसमें कमी रह जाती है तो फिर एलडीसी से भर्ती करते हैं डिपार्टमेंटल से, और उसमें भी कमी हो जाती है तो फिर जीडीसी से करते हैं। उसके बाद जो एक पूल्ड कोटा होता है, जो लोअर लेवल में काम करते हैं उनको प्रमोशन देने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इसमें जो मेरिट वाइज मतलब जो सीनियर, जो ज़्यादा काम कर चुके सीनियर है, उनको मौका दिया जाता है। लेकिन मेरा इसमें मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, इसलिए मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो फिर 2018 में मैं स्टेशन मास्टर में आ गया। अब दादर में मेरी भी पोस्टिंग है। इसके अलावा फिर लोग पूछते हैं कि आपने तैयारी कैसे की, आपने क्या ऐसा किया जो आप स्टेशन मास्टर में आ गए या फिर रेलवे में आ गए। देखिए, जब मैंने पढ़ाई अपना जब 2012 में जब ज्वाइन किया 2013 में, तो मैंने अपना काम छोड़ दिया। तो इसके लिए मेरा पहला ये था कि एडवांटेज मेरा पूरा फोकस एक ही चीज़ में था कि भाई मुझे पढ़ाई करना है। दूसरा मैं बताऊँ, थ्रूआउट कैरियर, एकेडमिक कैरियर में एवरेज स्टूडेंट रहा था। सो मेरे ऑलमोस्ट 60%, 55-60% ही आते थे। एज सच को मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। लेकिन जब मैं इसका पढ़ाई करने लगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो मुझे अपना अलग से इंटरेस्ट आने लगा। खासकर जो मेरा हिस्ट्री था वो बहुत जो स्ट्रॉन्ग था मेरा, जीके एंड रीजनिंग तो इतना रेलवे में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ठीक ठाक ही आता है। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स मेरा शुरुआत से मेरा मैथ्स में थोड़ा 36 का आंकड़ा था, लेकिन जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा तो मेरे को अपना मैथ्स में भी इंटरेस्ट आने लगा। तो मेरा ये करता ये था कि मैं डेली, आप ध्यान से सुनेगा मैं क्या करता था, मेरे 3 से 4 सब्जेक्ट थे मेरे, मैथ्स, जीके, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट थे मेरे और चारों के अलग अलग बुक्स थे। तो मैं ये करता ये था कि मैं एक बुक डायरी लेता था, पूरा 1 महीने का शेड्यूल बना देता था। फॉर एग्जांपल 1 तारीख को मैंने मैथ्स एंड जीके ले लिया, दूसरा दिन मैंने रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स ले लिया। तो ऐसे ही मैं ऑल्टरनेट डे करके पढ़ता था, और जो टाइम टेबल में बनाता था उसमें मैं संडे का या फिर एक दिन को गैप रखता था, नहीं इस दिन मैं आराम करूँगा, इस दिन मैं अपना पर्सनल बाहर घूमने जाऊँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन एक दिन मैं अपने आप को आराम करने के लिए देता था। तो इस तरीके से मैं शेड्यूल बनाता था, और हर दिन हर घंटे का मैं शेड्यूल बनाता था कि मैं इतने बजे उठूँगा और इतने बजे मैं ये इतने टॉपिक ख़त्म कर दूँगा, और इतने से इतना टाइम में फिर मैं सो जाऊंगा। तो इसमें मैं अपना इन पे खाना भी कब खाऊंगा और नहाने कब जाऊंगा, वो सब मैं जितना हो सके उतना बनाने की कोशिश करता था। तो कभी कभार ये अचीव हो जाता था, कभी कभार नहीं होता था, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता था, एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। मुझे पता रहता था मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, और पूरे टाइम के साथ मतलब मैं लिख के रखता था। और मैं ये साइड में मोबाइल रखता था मैं, कि मैं टाइमर लगा के दूँ कि मुझे 1 घंटे के अंदर या 45 मिनट्स के अंदर ये टॉपिक कवर करना है। तो इस तरीके से मैं अपने स्पीड पे भी तभी तो ऑनलाइन था नहीं एग्ज़ाम, CBT 1 CBT 2 ऐसा नहीं होता था। तभी तो आपको याद होगा, आपको पता ही होगा कि जो हमें सर्कल करके ऐसा
OMR शीट मिलता था, तो उसमें हम लोग ऐसे ऐसे करके सर्कल में आपको भरना रहता था पेन से, आइदर ब्लैक और ब्लू पेन। तो उसकी भी मैं प्रैक्टिस करता था कि मैं टाइम पर हो जाए। और फिर इसके बाद फिर जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था, तो 3 से 4 घंटा ट्यूशन ख़त्म होने के बाद जो कोचिंग था, फिर मैं लाइब्रेरी जाता था। उसमें 3 से 4 घंटा मैं विदाउट कोई इंटरप्शन के मैं कॉन्सेंट्रेटली पढ़ पाता था। तो ये भी एक एडवांटेज होता है कि माहौल आपका कैसा है आजू बाजू। और जो मेरे साथी स्टूडेंट्स थे वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे, तो उनसे मतलब अगर पढ़ाई का मन भी अगर कभी कभी बोरियत लगता था तो उनको देख के यार ये तो अभी भी पढ़ रहा है, तो फिर हम लोग लगे रहते थे। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैंने अपने प्रिपरेशन में अपनाई, तो इसका मुझे फ़ायदा हुआ। और बाकी तो यार भगवान पे डिपेंड करता है कि आप उसकी मर्ज़ी होगी तो आप जो चाहते हो होगा, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर अक्सर ये लोग पूछते हैं कि सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एओम बनना चाहते हो अपने डिपार्टमेंट एग्जाम में, या फिर आप क्या कर रहे हो, मुझे आप वो जानना चाहते हैं। देखिए फ़िलहाल एज ऑफ नाउ तो मेरा यूपीएससी का कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लेवल क्या है। तो यूपीएससी के लिए कभी मैंने सोचा भी नहीं, ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग डेडिकेशन लगता है। और जो शुरुआत से लगे रहते हैं जिनको करना है, मैंने कभी एक बार भी मैंने ट्राई नहीं किया यूपीएससी के, सोचा भी नहीं। दूसरा एओम के एग्ज़ाम, देखिए अब जब रेलवे में खुद आओगे तो अब आपको पता चलेगा क्या ये एओम का एग्ज़ाम वर्थ इट है कि नहीं। जिनको वाकई पूरा के पूरा अपना ज़िंदगी रेलवे के लिए डेडिकेट करना है, वो आप एओम में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें एडवांटेज ये है कि आप भाई ऑफिसर बन जाओगे, आपकी भाई डिवीज़न में आपकी अलग ही रेस्पेक्ट होगी। आप स्टेशन मास्टर से या गार्ड से, कंट्रोलर से आप जब एओम में जाते हो तो उसकी एक अलग ही रुतबा होता है। लेकिन उसका टाइम भी बहुत कंज्यूम करता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिसर बन गए तो बस आप ऑर्डर दोगे आपका काम हो जाएगा। आपके ऊपर 10 ऑफिसर रहेंगे, तो उनका भी काम करना है, अपना भी काम करवाना है। उसका एक अलग एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मैं अभी शॉर्ट टर्म में आपको बताऊं कि मैंने ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई किया हुआ है। मैंने 2020 में ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई किया है, अभी 2 साल हो गया है। उम्मीद है कि 2023 के एंड तक कि मेरा ऑन रिक्वेस्ट हो जाए। मैंने ऑन रिक्वेस्ट अपना मुंबई वेस्टर्न रेलवे के मुंबई डिवीज़न में लगाया है। तो ये जो सूरत जो है, मैंने इससे पहले जो बताया मैं सूरत का रहने वाला हूँ, तो जो वेस्टर्न रेलवे का जो मुंबई डिवीज़न है वो सूरत तक जाता है, चर्च गेट से सूरत तक। तो मेरा उम्मीद है कि मेरा ट्रांसफ़र वहाँ पे हो जाएगा जल्द से जल्द। इसके अलावा मैं जैसे कि अभी आपके लोगों के लिए मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं जितना हो सके उतना कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा। और मेरा जो टारगेट है वो 100K। तो ये जो 100K सब्सक्राइबर का जो टारगेट है ये फीसिबल है, इस निश में ये अचीवेबल है कि 100K आप कर सकते हो। तो मेरा उम्मीद है कि इसमें जल्द से जल्द मेरा हो जाएगा। और आप लोग का अगर साथ रहा और आप लोग का जो प्यार जैसा मिल रहा है, कि उम्मीद है, मुझे लगता है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ। सो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आपके जो भी डाउट्स है कि मुझे बताइए, स्क्रीन में दिए गए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।